नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अध्याय 14 शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है लघु उद्योग वायरिंग, अर्थिंग, भार का आंकलन व मूल्य निर्धारण। दोस्तों, अब तक हमने घरों की वायरिंग सीखी थी, लेकिन जब बात किसी छोटे कारखाने, आटा चक्की या वेल्डिंग वर्कशॉप की आती है तो वहाँ के नियम और तरीके बिल्कुल बदल जाते हैं। वहाँ लोड ज़्यादा होता है, मोटरें 3 फेज की होती हैं और सुरक्षा के मानक बहुत कड़े होते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक इंडस्ट्री की वायरिंग का नक्शा कैसे बनता है, कौन सा तार और स्टार्टर चुना जाता है, और सबसे जरूरी बात, किसी ग्राहक को काम का सही बिल या कोटेशन कैसे बनाकर दिया जाता है। ये चैप्टर आपको एक इलेक्ट्रिशियन से एक ठेकेदार बनने की दिशा में ले जाएगा। लघु उद्योग वायरिंग की अवधारणा। सबसे पहले समझते हैं कि लघु उद्योग वायरिंग घरेलू वायरिंग से अलग क्यों है। घरेलू वायरिंग में हम सिंगल फेज यानी 240 वोल्ट पर काम करते हैं और लोड प्रतिरोधी होता है, जैसे बल्ब और हीटर। लेकिन उद्योगों में हम 3 फेज यानी 415 वोल्ट पर काम करते हैं और वहाँ लोड प्रेरणिक होता है, यानी बड़ी बड़ी मोटरें। इंडस्ट्रियल वायरिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान यांत्रिक सुरक्षा पर दिया जाता है, इसलिए वहाँ PVC पाइप की जगह भारी गेज के लोहे के कंड्यूट पाइप या GI पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर फैक्ट्री में कोई भारी सामान पाइप पर गिर भी जाए तो अंदर के तार सुरक्षित रहें। वायरिंग लेआउट और योजना। किसी भी वर्कशॉप की वायरिंग शुरू करने से पहले उसका लेआउट प्लान बनाना सबसे पहला कदम है। मान लीजिए आपको एक आटा चक्की की वायरिंग करनी है जिसमें एक 10 हॉर्स पावर की मोटर और एक 5 हॉर्स पावर की मोटर लगनी है। सबसे पहले हम तय करेंगे कि मेन बोर्ड कहाँ लगेगा। इसे हमेशा प्रवेश द्वार के पास होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में पूरी फैक्ट्री की लाइट एक साथ काटी जा सके। मेन बोर्ड के बाद एक वितरण बोर्ड या बस बार चैम्बर लगाया जाता है। बस बार चैम्बर एक लोहे का बक्सा होता है जिसमें तांबे की 3 मोटी पट्टियां लगी होती हैं जो तीनों फेज R, Y, B को दर्शाती हैं। यहीं से हर मशीन के लिए अलग अलग पाइप निकलता है। नियम यह है कि हर मोटर के लिए एक अलग स्विच और फ्यूज यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्विच से 2 मोटरें चलें। हर मशीन के पास दीवार पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसका स्टार्टर और मेन स्विच लगा होना चाहिए ताकि ऑपरेटर उसे आसानी से बंद कर सके। केबल और स्टार्टर का चयन। उद्योगों में तार का चयन अंदाजे से नहीं बल्कि सटीक गणना से होता है। इसके लिए हमें मोटर की पूर्ण भार धारा यानी फुल लोड करंट निकालना होता है। इसका सूत्र ध्यान से सुनिए। धारा बराबर मोटर की शक्ति वॉट में बटे वर्गमूल 3 गुना वोल्टेज गुना पावर फैक्टर गुना दक्षता, यानी I बराबर P बटे 1.732 गुना V गुना cos फाई गुना ईटा। आमतौर पर एक सरल नियम या थंब रूल याद रखें, एक 3 फेज मोटर अपनी हॉर्स पावर का लगभग 1.5 गुना कट लेती है, यानी 10 HP की मोटर लगभग 15 एम्पियर कट लेगी। लेकिन ध्यान दें, मोटर स्टार्ट होते समय अपने निर्धारित कट का 5 से 7 गुना ज़्यादा कट खींचती है। इसलिए केबल का चयन करते समय हमें इस शुरुआती झटके को ध्यान में रखना होता है। स्टार्टर का चयन मोटर की क्षमता पर निर्भर करता है। 5 HP तक की मोटर के लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन यानी DOL स्टार्टर लगाते हैं। 5 HP से ऊपर की मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया जाता है ताकि शुरुआती कट को कम किया जा सके। औद्योगिक अर्थिंग के नियम। अब आते हैं इस अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, औद्योगिक अर्थिंग। भारतीय विद्युत नियम संख्या 61 के अनुसार 3 फेज की किसी भी मशीन या मोटर को 2 अलग अलग अर्थिंग से जोड़ना अनिवार्य है। इसे दोहरी अर्थिंग कहते हैं। इसका कारण यह है कि फैक्ट्रियों में कंपन बहुत होता है। कंपन के कारण नट बोल्ट ढीले हो सकते हैं। अगर एक अर्थ वायर टूट भी जाए या ढीला हो जाए तो दूसरा तार सुरक्षा देता रहे। मोटर की बॉडी पर 2 अलग अलग पेंचों पर 2 अर्थ वायर कसे जाते हैं और उन्हें जमीन में 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। अर्थ वायर का साइज मशीन के लोड पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर उद्योगों में 8 SWG यानी 8 नंबर का GI तार इस्तेमाल होता है। तार को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए उसे भी कंड्यूट पाइप के अंदर से ही ले जाया जाता है। भार का आंकलन, एस्टिमेशन ऑफ लोड। अब हम गणना वाले भाग पर आते हैं। जब आप किसी फैक्ट्री का ठेका लेते हैं तो आपको कुल लोड निकालना होता है। इसमें हम 2 तरह के लोड जोड़ते हैं। पहला लाइटिंग लोड यानी रोशनी और पंखे। दूसरा पावर लोड यानी मोटरें और मशीनें। लाइटिंग लोड के लिए हम मानते हैं कि हर 100 वर्ग फुट पर लगभग 100 वॉट की रोशनी चाहिए। पावर लोड के लिए हम सभी मोटरों की हॉर्स पावर को जोड़ते हैं। याद रखिए, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं ब्रिटिश प्रणाली में और 735.5 वॉट होते हैं मीट्रिक प्रणाली में। गणना को आसान बनाने के लिए हम इसे 750 वॉट मान लेते हैं। कुल लोड निकालने के बाद हम भविष्य के विस्तार के लिए इसमें 20% अतिरिक्त लोड जोड़ते हैं। इसी कुल लोड के आधार पर मेन केबल और मुख्य स्विच यानी ICTP का साइज तय होता है। मूल्य निर्धारण, कॉस्टिंग।
एक सफल इलेक्ट्रिशियन वही है जो सही काम के साथ साथ सही दाम भी बताए। मूल्य निर्धारण या कॉस्टिंग करते समय हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सामग्री की लागत, इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ का पैसा जोड़ा जाता है, जैसे मेन स्विच, स्टार्टर, केबल, कितने मीटर, कंड्यूट पाइप, बेंड, एल्बो, सैडल, पेंच, गिट्टी और अर्थिंग का सामान। बाजार भाव का पता होना बहुत जरूरी है। श्रम शुल्क, लेबर कॉस्ट, यह मजदूरी है। उद्योगों में मजदूरी 2 तरह से तय होती है, या तो प्रति पॉइंट के हिसाब से या फिर पूरे काम का एक मुश्त ठेका। मोटर वायरिंग में स्टार्टर लगाने, पाइप बिछाने और कनेक्शन करने का रेट घरेलू वायरिंग से ज़्यादा होता है। आमतौर पर सामग्री की लागत का 15 से 20% श्रम शुल्क माना जाता है। आकस्मिक व्यय, कंटिंजेंसीज, काम करते समय कुछ न कुछ ऐसा खर्चा आ ही जाता है जो हमने सोचा नहीं होता, जैसे दीवार तोड़ते समय प्लास्टर ज़्यादा झड़ जाना या कुछ पेंच खराब निकल जाना। इसके लिए हम कुल लागत का 5 से 10% एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। ऊपरी व्यय और मुनाफा, ओवरहेड चार्जेस एंड प्रॉफिट, इसमें आपका आने जाने का किराया, औजारों की घिसावट और आपका अपना मुनाफा शामिल होता है। आमतौर पर एक ठेकेदार 10 से 15% मुनाफा जोड़ता है। इन चारों को जोड़कर जो रकम बनती है वही कोटेशन ग्राहक को दी जाती है। कंड्यूट बिछाने की तकनीक, फैक्ट्री में कंड्यूट बिछाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाइप को हमेशा मशीन के टर्मिनल बॉक्स तक ले जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मशीन और पाइप के बीच का आखिरी कनेक्शन लचीले कंड्यूट यानी फ्लेक्सिबल पाइप से करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मोटर चलती है तो वह थोड़ा हिलती है या वाइब्रेट करती है। अगर हम कठोर पाइप को सीधा मोटर से जोड़ देंगे तो कंपन के कारण पाइप या टर्मिनल बॉक्स टूट सकता है। फ्लेक्सिबल पाइप इस कंपन को सोख लेता है। पाइप में तार खींचते समय रंग कोड का पालन सख्ती से करें। आर फेज के लिए लाल, वाई के लिए पीला और बी के लिए नीला तार ही डालें। इससे बाद में मोटर के चक्कर सीधे या उल्टे करने में आसानी होती है। टेस्टिंग और कमीशनिंग, काम पूरा होने के बाद और सप्लाई चालू करने से पहले टेस्टिंग अनिवार्य है। मेगा से इंसुलेशन टेस्ट करें। फेज और अर्थ के बीच प्रतिरोध 1 मेगा ओहम से ज़्यादा होना चाहिए। कंटिन्यूटी टेस्ट करें। ये सुनिश्चित करें कि स्टार्टर से मोटर तक तार कहीं टूटा ना हो। मोटर को पहली बार चलाते समय नो लोड पर चलाएं, यानी पट्टा या गियर उतार दें। दिशा चेक करें। अगर मोटर उल्टी घूम रही है तो मेन बोर्ड से किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दें। अब हम वायरिंग के एस्टिमेशन यानी आंकलन के गणित को और गहराई से समझेंगे। अक्सर नए इलेक्ट्रिशियन तार की लंबाई नापने में गलती करते हैं, जिससे या तो तार कम पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। उद्योगों में तार की लंबाई निकालने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है क्षैतिज रन, यानी छत या दीवार पर पाइप कितनी दूर तक सीधा जा रहा है। इसे हम फर्श के नक्शे से नापते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वाधर ड्रॉप, यानी पाइप छत से नीचे स्विच बोर्ड तक या स्टार्टर तक कितना नीचे आ रहा है। नियम के अनुसार छत की ऊंचाई अगर 3.5 मीटर है और स्टार्टर 1.5 मीटर पर है तो ड्रॉप 2 मीटर का होगा। तीसरा है एक्स्ट्रा लेंथ या अतिरिक्त लंबाई, मोटर के टर्मिनल बॉक्स के अंदर कनेक्शन करने के लिए और स्टार्टर के अंदर तार को घुमाने के लिए हमें हर सिरे पर लगभग आधा मीटर तार एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो कुल लंबाई आती है उसमें हम 10 से 15% वेस्टेज यानी बर्बादी जोड़ते हैं। तब जाकर हमें बाजार से खरीदे जाने वाले तार की सही लंबाई मिलती है। अब बात करते हैं बस बार प्रणाली की। जब किसी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें होती हैं, मान लीजिए 20 या 30 मशीनें, तो मेन बोर्ड से हर मशीन के लिए अलग अलग केबल ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम ओवरहेड बस बार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें छत के पास लोहे की एक ट्रंकिंग या डक्ट लगाई जाती है जिसके अंदर नंगे तांबे या एल्यूमिनियम की 4 पट्टियां होती हैं, 3 फेज के लिए और 1 न्यूट्रल के लिए। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हमें भविष्य में कोई नई मशीन लगानी हो तो हमें मेन बोर्ड से नई केबल नहीं बिछानी पड़ती। हम बस उस मशीन के ठीक ऊपर वाली बस बार से एक टैपिंग बॉक्स लगाकर सप्लाई ले लेते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम ट्रेन के डिब्बे में कहीं भी चार्ज लगा लेते हैं। ये सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देता है। केबल के प्रकार का चयन करते समय उद्योगों में एक और बात ध्यान रखनी होती है, वह है आर्मर्ड केबल बनाम अनआर्मर्ड केबल। अगर केबल जमीन के अंदर दबानी है या दीवार के ऊपर क्लिप करके ले जानी है तो हमेशा आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्मर्ड केबल में PVC के नीचे लोहे की या स्टील की जाली होती है। ये जाली केबल को फावड़े की चोट या चूहों से बचाती है। साथ ही इस आर्मरिंग को हम अर्थिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर केबल पाइप के अंदर से जा रही है तो हम अनआर्मर्ड केबल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पाइप उसे सुरक्षा दे रहा है। अब हम औद्योगिक सुरक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लीकेज कट सुरक्षा पर बात करेंगे। घरेलू वायरिंग में तो हम लीकेज को कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन फैक्ट्री में ये जानलेवा हो सकता है।
नियम ये कहता है कि अगर किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज कट कुल लोड कट के 1/5000 भाग से ज़्यादा है तो सप्लाई तुरंत कट जानी चाहिए। इसके लिए मेन बोर्ड पर ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य है। लेकिन बड़ी मोटरों के लिए आजकल MPCB यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। यह एक ही डिवाइस मोटर को ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और सिंगल फेजिंग से बचाता है। सिंगल फेजिंग का मतलब है कि अगर पीछे से 3 में से एक फेज उड़ जाए तो मोटर जलने से बच जाए। पावर वायरिंग में कंड्यूट पाइप के साइज का चयन भी एक कला है। घरेलू वायरिंग में हम 19 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर का पाइप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उद्योगों में केबल मोटी होती है, इसलिए वहां 32 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर या उससे भी मोटे पाइप लगते हैं। स्पेस फैक्टर का नियम यहां सख्ती से लागू होता है। पाइप के अंदर तारों का कुल क्षेत्रफल पाइप के अंदरूनी क्षेत्रफल के 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब मोटरों में भारी करंट चलता है तो तार गर्म होते हैं। अगर पाइप में खाली जगह नहीं होगी तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी और तारों का इंसुलेशन पिघल जाएगा, जिससे अंदर ही अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भार संतुलन यानी लोड बैलेंसिंग। 3 फेज सिस्टम में यह कोशिश की जाती है कि तीनों फेजों R, Y, B पर लोड लगभग बराबर रहे। अगर हम सारा लाइटिंग लोड सिर्फ R फेज पर डाल देंगे और बाकी 2 पर सिर्फ मोटर चलाएंगे तो न्यूट्रल तार में करंट बहने लगेगा और ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा। इसलिए वायरिंग करते समय एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को लाइटिंग लोड को तीनों फेजों में बराबर बांटना चाहिए। इसे जांचने के लिए हम टोन टेस्टर या क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं। तीनों फेजों का करंट नापते समय उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अंत में वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग अरेंजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। फैक्ट्रियों में मशीनों के ऊपर तेज रोशनी होनी चाहिए ताकि कारीगर को काम करने में दिक्कत न हो और दुर्घटना न हो। लेकिन रोशनी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उससे चकाचौंध पैदा हो या परछाई बने। इसे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट या LED लाइट को इस तरह लगाया जाता है कि वह घूमने वाले पट्टों या गियर को रुका हुआ न दिखाए। इसके लिए हम अलग अलग ट्यूबलाइट्स को अलग अलग फेज से जोड़ते हैं या ट्विन ट्यूबलाइट कनेक्शन करते हैं, जिसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। मेंटेनेंस यानी रखरखाव की बात करें तो औद्योगिक वायरिंग में हर 6 महीने में एक बार सभी टर्मिनलों को कसना जरूरी है। मोटरों के कंपन के कारण स्टार्टर और मेन स्विच के पेंच ढीले हो जाते हैं, जिससे वहां स्पार्किंग होती है और आग लग सकती है। इसे लूज कनेक्शन या हॉटस्पॉट कहते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे से इन हॉटस्पॉट्स का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 14। आज हमने सीखा कि लघु उद्योगों की वायरिंग कैसे की जाती है, मोटरों का करंट कैसे निकाला जाता है, दोहरी अर्थिंग क्यों जरूरी है और काम का एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है। ये चैप्टर आपको एक वर्कर से एक बिजनेसमैन बनाने की सोच देता है। एस्टीमेशन और कॉस्टिंग ही वह कला है जो आपको बाजार में नुकसान से बचाती है और सही मुनाफा देती है।